सफर से निकलेगा ना हम नसी से निकलेगा, ये हमारे पांव का कांटा है हम ही से निकलेगा। ऐ वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। और इस दौर में जब राजनीति जातिवादी लंपटों का, बाहुबलियों का, धर्मपशुओं का चारागाह बनती जा रही है, पढ़े लिखे लोग नदारद होते जा रहे हैं कि जब हम पढ़े लिखे नहीं थे, आप याद करिए हमारे लोकमानस में जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो उस समय गिनती के लोग पढ़े लिखे थे। जब देश आजाद हुआ तो उस समय पढ़ने वालों की साक्षरता की दर महज 18% थी। लेकिन जो अनपढ़ लोग थे उन लोगों ने किसको नेता चुना? आज हम दावा करते हैं कि 90% साक्षर, और 90% ही नहीं, हम कहते हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा IITians हैं, मेडिकल कॉलेज है, तकनीकी रूप से सबसे ज्यादा एडवांस शिक्षा इस देश के अंदर मिलती है। और जब हम इतने ज्यादा शिक्षित हो गए तो आज हमारा नेता कौन है? जो समाज का सबसे बड़ा माफिया है, बाहुबली है, वही हमारा नेता है। जो जाति का सबसे बड़ा लंपट है वही हमारा नेता है। जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है वही हमारा नेता बन गया। अब मैं आज के इस संगोष्ठी के अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगी कि सर आएं और अपने विचारों को व्यक्त करें, साथ ही सभा के समापन की घोषणा भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको लगता है कि ज्ञान के रूप में जितना भोजन चाहिए था उतना आप लोगों को मिल गया है। अब उसके बाद अगर भोजन करेंगे तो जानते ही है दिक्कत हो जाएगी। लेकिन भोजन के बाद ये होता है, आजकल का भी चलन कलन है कि लोग भोजन के बाद थोड़ा मिष्ठान खा लेते हैं या आइसक्रीम खा लेते हैं या कहते हैं थोड़ा मिठाई खा लीजिए। तो बस उतना ही, जो समझिए कि भोजन के बाद जो मिठास है उसको, या भोजन को पचाने के लिए जो सहायक मिठाइयाँ हैं, जितना देर आपको खाने में लगता है उतना ही देर मेरी उपस्थिति यहाँ पर रहेगी। अध्यक्ष को जानते ही हैं, वही जिम्मेदारी भी होती है। और अध्यक्ष की ये भी जिम्मेदारी होती है कि ऐसी महान विभूति को याद करने के लिए, नमन करने के लिए, उनकी रचनाओं में, सर्जनाओं में गोते लगाने के लिए जो प्रयास किया गया है और जिसमें जो जो किरदारों ने जो जो भूमिकाएं निभाई हैं, तो बस उनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बोल देना होता है। तो सबसे पहले तो मैं इस मंच की उद्घोषिका संचालिका आदरणीय मदन मोहन पांडे जी की सुपुत्री को, मैं 2 साल पहले यहाँ पर आया था, बड़ी विद्वता के साथ और जस्विता के साथ संचालन कर रही थी और उसकी प्रतिभा से हम लोग रूबरू हुए। उसी के बाद मैं एक जनहित का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर इस बच्ची का आता है कभी कभी एंकरिंग के रूप में, महापुरुषों का जो व्याख्यान है या किसी भी घटना पर, तो एक प्रखर एंकर भी उसके अंदर छिपा हुआ है। और उसके गलकंठ से अभी देखा है आपने जो देशज गीत गाए गए, या कैलाश गौतम की कविता का जो वाचन किया गया जिस मधुर स्वर के साथ, एक बहुआयामी प्रतिभा की धनी है। और मैं एक शिक्षक होने के नाते, और आदरणीय मदन मोहन पांडे जी मेरे अभिन्न मित्र हैं, और इसी नाते, इस पुत्रवत स्नेह के नाते मैं शुभकामना देता हूं कि बिटिया पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चमके। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से उसको शुभकामनाएं देता हूं कि वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना कोई लड़का राहुल बन सके तो कम से कम वह राहुल जी की तरह से उनके पदचिन्हों पर चल करके दूसरा राहुल बनने का काम करे। मदन मोहन पांडे जी, आपके स्नेह और प्रेम के कारण हम लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है उस माटी पर आने का, उस ऐसी विभूति को नमन करने का। इस नाते मैं आपको भी हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, पिछली बार भी मैं आया था तो मेरा सौभाग्य था कि यशस्वी मंत्री आदरणीय जसवंत सिंह जी ही मुख्य अतिथि थे, और इस बार भी हम लोगों का सौभाग्य है। और इस दौर में जब राजनीति जातिवादी लंपटों का, बाहुबलियों का, धर्मपशुओं का चारागाह बनती जा रही है, पढ़े लिखे लोग नदारद होते जा रहे हैं। और एक बात मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, बड़ी साफ गोई से आदरणीय प्रभाकर सिंह जी
कि जब हम पढ़े लिखे नहीं थे, आप याद करिए हमारे लोकमानस में जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो उस समय गिनती के लोग पढ़े लिखे थे। जब देश आजाद हुआ तो उस समय पढ़ने वालों की साक्षरता की दर महज 18% थी। लेकिन जो अनपढ़ लोग थे उन लोगों ने किसको नेता चुना? उन अनपढ़ पुरखों ने हमारे बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक को नेता माना, गोपाल कृष्ण गोखले को नेता माना, महात्मा गांधी को नेता माना, सुभाष चंद्र बोस को नेता माना, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह को अपना नेता माना, किसी भी धारा के मदन मोहन मालवीय को अपना नेता माना। आज हम दावा करते हैं कि 90% साक्षर, और 90% ही नहीं, हम कहते हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा IITians हैं, मेडिकल कॉलेज है, तकनीकी रूप से सबसे ज्यादा एडवांस शिक्षा इस देश के अंदर मिलती है। और जब हम इतने ज्यादा शिक्षित हो गए तो आज हमारा नेता कौन है? जो समाज का सबसे बड़ा माफिया है, बाहुबली है, वही हमारा नेता है। जो जाति का सबसे बड़ा लंपट है वही हमारा नेता है। जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है वही हमारा नेता बन गया। तो ऐसे दौर में जसवंत सिंह जैसे लोग दीपक की तरह हैं, जो बीटेक किए हुए हैं, मदन मोहन मालवीय से वो दीप शिखा बनकर के प्रज्वलित कर रहे हैं। मैं ऐसे मुख्य अतिथि को पा करके गदगद हूं कि नहीं, कम से कम वो दीप शिखा आप जलाए हुए हैं। आदरणीय प्रभाकर सिंह जी उसी माटी से आते हैं जहां पर कबीर के संदेश गूंजे, जहां पर रविदास के संदेश गूंजे, भगवान भोलेनाथ की नगरी कही जाती है। जयशंकर प्रसाद जैसे मूर्धन्य साहित्यकारों को उस धरती ने पैदा किया, काशी की माटी पर आए हैं, काशी की माटी से चल करके आए हैं। तो चूंकि आप ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं जो बाहर से आए हैं, मेहमान बनकर के आए हैं, व्याख्याता बनकर के आए हैं, तो मैं राहुल सांकृत्यायन की धरती पर तो स्वागत करता ही करता हूं। यहीं से 5 किलोमीटर दूर धर्मपुर है गांव, जहां पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्यापनरत थे तुलसीराम, जिन्होंने मुर्दहिया और मड़कड़िका लिखी थी, दोनों बहुत फेमस हुई थी। और उस माटी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और दूसरा, मैं उस विभूति की माटी पर, यह साहित्य और अदब की बड़ी जरखेज जमीन है। आप जान लीजिए, शहादत की शानदार परंपरा में जब देश में गीत लिखे जा रहे थे तो सबसे ज्यादा बेहतरीन गीत और जो सबसे ज्यादा गाए गए उसमें एक गीत प्रदीप ने लिखा था, जिन्होंने 2.5 साल जेल काटी थी। वो गीत था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये गीत प्रदीप ने लिखा था और लता जी ने जब पहली बार गाया था मुंबई में, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों से झराझर आंसू बह रहे थे। लेकिन आदरणीय प्रभाकर सिंह जी, ये हमें भी गर्व है कि उस माटी पर आपका अभिनंदन कर रहा हूं। जब आप काशी से चल करके आए हैं, उसके समानांतर, उसी गीत के समानांतर जो दूसरा गीत लिखा गया और पूरे देश में गाया गया, जब भी राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है तब भी वो गीत गाया जाता है। वो गीत कोई और लिखने वाला नहीं था, इसी आजमगढ़ की जरखेज जमीन के मशहूर शायर कैफी आजमी ने वो गीत लिखा था, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और देखिए, मैं तो उस गीत की खूबसूरती पर, वो मजहबी रूप से तफरका है हमसे, बिल्कुल मजहबी रूप से अलग है, जाति अलग है, लेकिन वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर लिखते हैं, हमारा माता जानकी पर लिखते हैं। और वो सबसे खूबसूरत लाइन हमको लगती है, खींच दो अपने खूह से ऐसी लकीर, आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ बढ़ने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई, राम भी हो तुम ही लक्ष्मण साथियों। मैं कैफी आजमी की धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। और इसमें जो शानदार व्याख्यान आपने दिया राहुल जी को लेकर के और भोजपुरी को, इसके लिए मैं बार बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। हरियोत की भी ये धरती, जो बाल जागरण गीतों के बच्चों को जानना चाहिए, ये जानना चाहिए बच्चों को जगाने वाले जो सबसे ज्यादा सबसे मशहूर गीत लिखे थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत, उठो लाल अब आंखें खोलो पानी लाई हो मुंह धो लो। ये बचपन में हम लोगों को छोटे छोटे में कविताएं पढ़ाई जाती थी। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत की धरती पर भी मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं तो राहुल सांकृत्यायन को साहित्यिक जगत का महात्मा बुद्ध मानता हूं। दर्शन में जो स्थान महात्मा बुद्ध का है, वही साहित्य जगत में राहुल सांकृत्यायन का है, और दोनों में समानता भी।
जैसा कि आदरणीय मदन मोहन पांडे जी बता रहे थे, दोनों का ननिहाल से रिश्ता है, दोनों की पैदाइश, दोनों ने अवतार। महात्मा बुद्ध भी अपने ननिहाल जा रहे थे, अपनी उनकी माँ मायके जा रही थी, उसी समय लुम्बिनी में शायद बगीचे में ही पैदा हो गए। और राहुल जी भी, ये सुखद संजोग है, देखिए राहुल जी का भी जन्म अपने ननिहाल में हुआ और उनका पालन पोषण भी ननिहाल में। और राहुल जी के, महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम ही राहुल था। महात्मा बुद्ध के जो पुत्र थे यशोधरा और राहुल को छोड़ करके चले गए थे। तो कुछ ना कुछ तो है, और मैं यही नहीं मानता, इन यात्राओं ने दुनिया बदली है। और मैं उनको उन यात्रियों के साहसिक नाविकों के रूप में मानता हूं। जब पूरा यूरोप अंधकार में डूबा हुआ था, रोमन साम्राज्य की 7वीं सदी में जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो पूरा यूरोप अंधकार में डूबा हुआ था, 15वीं शताब्दी तक, धर्म सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण काल तक। लेकिन उस समय स्पेन के, पुर्तगाल के और तमाम देशों के साहसिक नाविक निकले और साहस के साथ एक नए रास्ते की तलाश किया, समुद्री रास्ते की तलाश किया। तो अगर भारत में कोई मैगलन, कोलंबस, वास्को डी गामा है तो वो राहुल सांकृत्यायन थे, जिन्होंने अपनी यात्राओं के माध्यम से एक नई राह खोजी, एक नया रास्ता तलाश किया। आज बताइए, जाति की क्षय हो, क्यों न पढ़े हम उसको। और जब हम बात करते हैं मंगल ग्रह पर जाने की, चंद्रमा पर पहुंच जाते हैं, इतराते हैं, पीठ थपथपाते हैं अपने वैज्ञानिकों की, लेकिन कलेजे पे हाथ रख के कहिए कि आप यहां रहते हैं, हमारी पहचान कहां? आज भी हमारी पहचान उसी चमरौटी, भरौटी, अहिरौटी और बबलौटी में बनी हुई है। जब तक ये चमरौटी, भरौटी, अहिरौटी, बबलौटी की पहचान नहीं मिटेगी, तब तक राहुल जी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। आज भी बना हुआ है, आज हमारी पहचान उसी से बनी हुई है। तो राहुल जी मध्यकालीन, मैं तो मानता हूं कि कबीर, रविदास, मीराबाई से लेकर के रहीम से लेकर के पलटू दास का सारा साहित्य, समेकन साहित्य उनके साहित्यिक सर्जनाओं में मिलता है। बेटियों की बात हुई, भोजपुरी की बात हुई, आदरणीय प्रभाकर सिंह जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर हैं और भोजपुरी के लिए काम करते हैं। लेकिन जानते ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, आजकल भोजपुरी के हर क्षेत्र के ठेकेदार हो गए, तो आजकल भोजपुरी के भी ठेकेदार हो गए। देख ही रहे हैं, वही भोजपुरी के नायक है। देख ही रहे हैं क्या क्या भोजपुरी को इस रूप में स्थापित कर दिया, जो भोजपुरी इतनी बेहतरीन मिठास के लिए जानी जाती थी, मिश्री जैसी मिठास थी। लोग परंपराओं के गीत थे, उसमें गाली भी देते थे लोग, तो मधुरता से सुनते थे। आप देखिए, आंगन में दूल्हा गाली सुनता था, दूल्हा की एक ही बहन हो, लेकिन गाली देने वाली बहनें उसको रात भर भगाती रहती थी, उसकी बहन कि फलाने का बहिना लेके भागल सियार, फलाने का बहिना लेके भागल हुरार, गाती थी, लेकिन सुनते थे मधुरता से। पंडित जी गाली सुनते, पंडित जी जैसे कुकुरा का पूंछ वैसे पंडित जी का मूंछ, ऐसा होता था, गाली में लोग सुनते थे। भोजपुरी लोक परंपरा की एक बड़ी अच्छी क्या कहते हैं, ये शारदा सिन्हा भी मरी है, वो भी गाती थी भोजपुरी, एक से एक गीत लिखे गए। और मैं तो मानता हूं कि लोरी इससे खूबसूरत नहीं है। चंदा मामा यारे आवा, पारे आवा, नदिया किनारे आवा, सोना के कटोरिया में दूध भात लेते आवा। आजकल बेटियां भूल गई हैं, एमए कर ली हैं, अंग्रेजी पढ़ ली हैं, तो आजकल ये लोरी नहीं याद है। ये लोरी मिट गई भोजपुरी की, तो मैं समझता हूं कि ममता भी मिट जाएगी। तो ये लोरी नहीं मिटनी चाहिए। अगर भोजपुरी मिट गई तो ये लोरी मिट जाएगी, और भोजपुरी मिटेगी तो ममता भी मिट जाएगी, सहकार, समन्वय, साहचर्य भी मिट जाएगा। तो इस नाते उनके भोजपुरी के गीतों को, चूंकि अध्यक्ष को ज्यादा ये कहना नहीं रहता है, बस बेटियों से एक शब्द कर करके, चूंकि आपने बेटियों को संबोधित किया और भोजपुरी से जुड़े हुए जो मेहरारू की दुर्दशा का उल्लेख करते हुए बेटियों को जागृत करने का प्रयास किया। एक जो समस्या है, बेटियां जाग गई, इसमें दो राय नहीं है। आज देख भी रहे होंगे, जहां लोग परहेज करते थे, मेरी बहन खुद जब पढ़ने गई इंटर में, तो घर की महिलाएं खुद ही कहती थी, महिलाएं लड़कियों की दुश्मन थी कि का करबू कब पढ़ के बचिया, जब तो के चूल्हे चौकी जलावे के, रोटियां सब्जी बनावे के, तो का करबू पढ़ के। लेकिन आज देखिए, घर का वही पुरुष मुझ पर ताव देके कहता है कि मेरी बहू MBBS है, मेरी बहू डबल M है, मेरी बहू अंग्रेजी से PhD की है। आज हम गर्व से कहते हैं। बदल गया जमाना, लेकिन अभी भी बदलने का दौर है। आजकल बुरा न मानिएगा, मेरी बेटी होती तब भी मैं कहता, बड़ा खुल के बोलता हूं
कि बेटे हो चाहे बेटियां हो, हमारे घर के हो चाहे आपके घर के हो, आईने में जब खड़े होते हैं तो सिल्वर स्क्रीन के सितारों को अपने अंदर ढूंढते हैं। लड़के ढूंढते हैं अपने अंदर ऋतिक रोशन को, सलमान खान को, गोविंदा को। हम लोग के जमाने में गोविंदा को लोग खोजते थे, तो नए नए हीरो आ गए हैं, रणबीर कपूर को। लड़कियां भी उसी तरह से खोजती हैं, करीना को, कटरीना को, जीरो साइज फिगर वाली कॉन्सेप्ट आ गई है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं बेटियों से, आप मेरी बेटी के समान हैं। आईने के सामने खड़ा हो तो एक समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। और बड़ी बेबाकी से मैं कहना चाहता हूं, इस देश में एक चीज और हुई है प्रभाकर सिंह जी, ब्रजेश गिरी जी और डॉक्टर धनंजय शर्मा जी, लड़ाई किसी की लड़ता कोई और, लड़ाई किसान की लड़ता व्यापारी। अरे किसान की लड़ाई किसान लड़ेगा, महिलाओं की लड़ाई महिलाएं लड़ेगी, शिक्षक की लड़ाई शिक्षक लड़ेगा, व्यापारी की लड़ाई व्यापारी लड़ेगा। लेकिन होता इस देश में दिक्कत है, यही दिक्कत है, लड़ाई किसी की लड़ कोई और रहा है। महिलाओं की लड़ाई पुरुष लड़ रहा है दहेज प्रथा के खिलाफ, पुरुष नहीं लड़ सकता, वो दो मुहा सांप है। क्योंकि अपने लड़की की शादी खोजते खोजते जब परेशान हो जाता है तो दहेज को गाली देता है। लेकिन वही जब लड़के की बारी आती है, लड़का चपरासी भी है, प्राइमरी का मास्टर हो गया, तो 10 लाख रुपया और एक ठीक ठाक 4 पहिया गाड़ी से नीचे मांगता भी नहीं, भूल जाता है वो दुख दर्द। ये दो मुहा भाई और बाप तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ सकते। बेटियां, जिस दिन तुम्हारे पैरों में स्वाभिमान आएगा, जिस दिन तुम आईने के सामने खड़ी होकर के उस बच्ची को सोचोगी जो हरियाणा और करनाल सिरसा में पैदा होती है, दकियानूसी ख्यालों को लात मारती है, छलांग लगाती है, उछाल मारती है और देखते देखते आसमान को छू लेती है, आईने के सामने खड़ा होकर जिस दिन अपने अंदर कल्पना चावला को तलाशोगी, उस दिन ये दहेज प्रथा मिट जाएगी। आज भी हरियाणा में चले जाइए, आज भी खाप पंचायतें लगती हैं। खाप पंचायतें कुछ अच्छा काम भी करती हैं, लेकिन खाप पंचायतें कुछ ऐसे भी काम करती हैं जो दकियानूसी है। वहां थोड़ा सा लड़की अगर जींस पैंट पहन ले, थोड़े आधुनिक तरीके से रहने लगे, तो वो कहते हैं, वहां के जाट जो हुक्का पीते हैं वो कहते हैं कि चौधरी तन ने समझाया था कि छोरी को मत पढ़ावेगा तो छोरी बिगड़ जाएगी। ये भी एक ख्याल है, ये ख्याल हमारे ही देश में नहीं है। यूरोप में जब छापे खाने का आविष्कार हुआ, पुस्तकों का बाजार बढ़ा, तो महिलाओं को चोरी चोरी किताबें पढ़नी पड़ती थी। प्रभाकर सिंह जी, अगर आप इतिहास के विद्यार्थी होंगे, फ्रांस में बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो रसोई घर में ले जाकर के छुप के किताबें पढ़ती थी, क्योंकि महिलाओं का पढ़ना अश्लीलता माना जाता था। यूरोप में भी, केवल भारत में ही नहीं, उसी हरियाणा से एक ऐसी लड़कियां जो हमने मापदंड बना रखे थे कि ये अखाड़े सिर्फ लड़कों के लिए हैं, लेकिन उसी हरियाणा में ये कुछ लड़कियां इस दकियानूसी ख्यालों को लात मारती है और अखाड़े पर चढ़ती हैं। साक्षी मलिक, बबीता फोगाट, गीता फोगाट बनकर के ओलंपिक में मेडल जीतती हैं और भारत की पगड़ी रखने का काम करती हैं। जिस दिन तुम्हारे अंदर गीता फोगाट, बबीता फोगाट, करणम मल्लेश्वरी और टीना डाबी जैसे आईएएस बनने वाली, किरण बेदी जैसे आईएएस बनने की क्षमता रखने वाली, अंजू बाबी जान जैसी क्षमता रखने वाली अपने आईने के अंदर तलाशोगी, सुनीता विलियम को अपने अंदर तलाशोगी, पीटी उषा को तलाशोगी, और तुम्हारे पैरों में स्वाभिमान आएगा। और दहेज के लोभी अगर तुम्हारे दरवाजे पर रिश्ता लेकर के आए, तो उन्हीं स्वाभिमानी पैरों से लात मार करके तुम दहेज प्रथा को समाप्त कर सकती हो। ये लड़ाई तुम्हारी है और तुम्ही को लड़ना है। ये बात मैं कह करके राहुल जी के माध्यम से यही मैं कहना चाहता था, और अंत में यही कहते हुए कि न हम सफर से निकलेगा, न हम नसीब से निकलेगा, ये हमारे पांव का कांटा है, हम ही से निकलेगा। ऐ वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।